फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर नए सीरीज के माध्यम से। CRPC 50 MCQ में आपका सभी लोगों का स्वागत। खैर मकदम वेलकम। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर की बात पे मैं आज चर्चा करूँगा, और इसके बाद में मैं मेंटेनेंस पे चर्चा करूँगा। टोटल में 50 MCQ रोज डेली आपको बताता रहूँगा। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक हमारे जो चैनल हैं ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी तक आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों को पास पहुँचे। जो बच्चे यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मुफीद हो। और मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 है, दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत दोषित प्रशांत कायम रखने हेतु प्रावधान किया गया है। यानी दोषित जो है दोषित जो एक बार दो दोषी हो चुका है और दोषित में के दोबारा वो जाता है, बाहर जाता है, आम पब्लिक में रहता है, तो उससे परेशान, उसे शांति बनाए रखने की बात करता है और उसके लिए बॉन्ड भराया जाता है। ये धारा जो है 106 में दिया गया है। धारा 106 के अनुसार जो है ये कौन करता है, ये करता है सेशन न्यायालय या जो है फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है। किसी भी अपराध के लिए, ऐसे अपराध जो धमकी के लिए उत्पीड़न के लिए जो दोषित ठहराया जाता है, और न्यायालय को ये एप्रीहेंशन होता है, न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो है शांति प्रशांत बनाए रखने के लिए प्रतिभूत लिया जाना आवश्यक है, यानी सिक्योरिटी लिया जाना जो है आवश्यक है। वो ऐसे व्यक्ति को जो है 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए शांत बनाए रखने हेतु प्रतिभूत जो है प्रतिभूत सहित भी ले सकता और रहित भी बंधपन निष्पादित करने का जो है ऑर्डर दे सकता है। ये बात करता है। अब वो एक अपराध है जिसके लिए प्रतिभूत की मांग की जा सकती है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो सिक्योरिटी के लिए मांग की जाती है। अब कौन कौन से अपराध हैं ये बात देखेंगे। तो पहला है कि भारतीय दंड संहिता के जो चैप्टर 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध हो। उसके बाद में क्या है, धारा 153A, 153B, 153B और 154 के अधीन जो है अपराध से भिन्न कोई हो। ऐसा कोई अपराध जिसके अंतर्गत जो है हमला हो, आपराधिक हमला या बल का प्रयोग किया गया हो, या रिष्टि या सम्मिलित किया गया हो, और उसके बाद में क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो, यानी आपराधिक अभित्राश हो, कोई अन्य अपराध जिसे प्रशांत भंग हुई हो, जिसे प्रशांत भंग होने की जो है आशंका हो या ज्ञात हो से प्रशांत भंग हो जाएगा, इसके बारे में बात करता है। और धारा 106 में जो प्रेस्क्राइब्ड है कि कौन पावर्स जो है, कौन कोर्ट जो पावर का प्रयोग कर सकता है, तो इसके बारे में कहा गया है कि विचार न्यायालय, ट्रायल न्यायालय भी दे सकता है, और क्या नाम है अपीलीय न्यायालय भी दे सकता है, और रिविजनल न्यायालय भी दे सकता है। ये बात बताती है। तो ये बात करती है, तो धारा 106 में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दोषित के समय प्रशांत कायम रखने हेतु प्रतिभूत की मांग कर सकता है। उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय की बात करते हैं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय की बात करते हैं। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 106 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस न्यायालय को परेशान तथा सदाचार रखने हेतु प्रतिभूत किसी को रिहा करने का अधिकार है। तो उत्तर है A सत्र न्यायालय, B प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, C अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय, D उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर है D उपरोक्त में से सभी। हमने आपको बताया भी है, सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालय, उपरोक्त में सभी। ठीक। किस अपराध के लिए एक दोषी व्यक्ति से प्रशांत कायम रखने हेतु एक बंधपन निष्पादित करने हेतु कहा जा सकता है। A विधि विरुद्ध जमाव के लिए, B दंगा के लिए, C आपराधिक वित्रास के लिए, उपरोक्त में से कोई। तो ये विधि विरुद्ध जमाव के लिए भी कहा जा सकता है, दंगा के लिए भी कहा जा सकता है, आपराधिक वित्रास के उपरोक्त सभी के लिए कहा जा सकता है। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 106 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिभूत अधिकतम अवधि क्या होगी। तो 3 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक। तो अधिकतम जो है 3 वर्ष से अधिक के लिए होगी। निम्नलिखित में से मजिस्ट्रेट्स में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कायम रखने
हेतु एक बंद पद निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकता है, जिसके द्वारा प्रशांत भंग किए जाने के अथवा लोक प्रशांति बाधा उत्पन्न किए जाने की आशंका हो। ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो उत्तर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन सा उत्तर है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक। और उसके बाद में हम बात करेंगे धारा 107 की। तो धारा 107 में कहता है कि अन्य दशाओं में जो है प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूति ली जाएगी। जो अन्य दशाओं में कोई अनकंडीशंस होंगे तो उनमें जो है सिक्योरिटी ली जाएगी। धारा 107 के अकॉर्डिंग जो है अन्य दशाओं में प्रतिभूति का जो प्रशांत कायम रखने के लिए कब ली जाएगी? तो पहली बात है, कोई व्यक्ति जो है परिशांति को क्या है भंग करेगा, कोई व्यक्ति जो है वो परिशांति को भंग करेगा। दूसरा कहता है लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, ये जो है लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करेगा, ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे प्रशांति भंग हो जाएगी, लोक प्रशांति या विक्षुब्ध हो जाएगी। ये ज़्यादातर 116, 107 की कार्रवाई में देखते हैं आप। तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को उसके 15 दिन से यह अपेक्षा कर सकता है कि 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितना मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे प्रशांत कायम रखने हेतु प्रतिभूत रहित या सहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट व्यक्ति बंधपत्र हासिल कर सकता है। वो व्यक्ति जो अभ्यासिक अपराधी हो, उस व्यक्ति के फरार होने की संभावना हो, उस व्यक्ति द्वारा प्रशांत भंग किए जाने की संभावना हो, यदि वो व्यक्ति जो पड़ोसियों को झगड़ा कराते हो तो उस व्यक्ति द्वारा जो प्रशांत भंग किए जाने की संभावना हो। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशांत कायम रखने हेतु एक बंधपत्र निष्पादित करने की मांग कर सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि क्या होगी? तो अधिकतम अवधि जो है ये है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो उत्तर है अधिकतम अवधि 1 वर्ष होगी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट द्वारा सदाचार के लिए प्रतिभूति किस धारा के अंतर्गत ली जा सकती है? तो क्वेश्चन का है दंड प्रक्रिया संहिता धारा 105, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 106, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107, दंड प्रक्रिया संहिता 108। तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 108 में ये प्रावधान किया गया है। यानी राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति जो है धारा 108 में दिया गया है। राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए या संदिग्ध व्यक्तियों के लिए या संभावित व्यक्तियों के लिए। अब ये बात करते हैं धारा अब उसके बाद में ये है कि प्रतिभूति कब ली जाएगी, यानी सिक्योरिटी कब ली जाएगी? जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो है ऐसा ऑफेंस करने वाला है, तो उसको क्या है जो लिखित और मौखिक रूप से निम्नलिखित बातें फैलाता है, फैलाने का जो है प्रयत्न करता है। दूसरी बात करता है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, धारा 153A, 153B और धारा 295 के अधीन दंडनीय हो। तीसरी बात कहता है किसी न्यायाधीश जो अपने पदीय कर्तव्यों को निर्वहन में कार्य कर रहा है या करने से तात्पर्य तो मानहानि या आपराधिक वित्राश हो। भारतीय दंड संहिता के 292 के अधीन अश्लील वस्तुओं का विक्रय, उत्पादन, आयात निर्यात करता हो या प्रवहन करता हो, ये बात बताता है धारा 108। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी संदिग्ध व्यक्ति को प्रतिभूति के रूप में एक बंद पर निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो धारा 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करने का अधिकार किसके पास है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है, जिला मजिस्ट्रेट के पास है कि पुलिस अधीक्षक के पास हो? तो उत्तर बी है, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 109 के अंतर्गत जो है संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित बंधपत्र की अधिकतम अवधि क्या होगी? तो अधिकतम अवधि जो है 1 वर्ष के लिए होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 109 के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार की प्रतिभूति तब ली जाएगी जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसके स्थानीय जुरिडिक्शन के भीतर जो है अपनी उपस्थिति में छिपाने के लिए पूर्वधानियाँ बरतता हो। दूसरी बात है ऐसा वो संज्ञेय अपराध करने के लिए कर रहा हो, तो मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अधिक इतनी अवधि के लिए जितना वो आवश्यक समझे प्रतिभूति सहित या रहित जो है बंद पर निष्पादित करने के लिए जो है आदेश दे सकता है। ये धारा 109 बताता है। ठीक।
दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिबद्ध का प्रावधान करता है? तो धारा 110, 109, 108 और 100 में से कोई तो धारा 110। अब 110 से क्या मुराद है? तो 110 के अकॉर्डिंग जो है हैप्चुअल ऑफेंडर से संबंधित सदाचार के लिए प्रतिबद्ध तब ली जाएगी जब मजिस्ट्रेट को ये इत्तला मिलती है कि उसके जुरिडिक्शन के अंदर कोई ऐसा अपराध होता है जो हैप्चुअल लुटेरा हो या चोर हो या फ्रॉजरी हो या कोई जो है चुराई हुई संपत्ति हो या प्रापक हो या जो हैप्चुअल चोरी का संरक्षा करता हो या सांसरे देता हो या फोर्थ बात करता है हाविस्ता चोर संपत्ति को छिपाने या वैन की सहायता देता हो। उसके बाद में अपहरण बेहपहरण के और उसके बाद में उद्यापन छल या दृष्टि अपराध करने की बात करता हो। शिस्त की बात करते हैं तो धारा 489A, 489B, 489C, 489D के अधीन कोई दंडनीय अपराध जो है लगातार करता हो। 7 की बात ऐसा कोई अपराध करने का प्रयत्न करता हो जो दुष्प्रेरण या परिसाद भंग हो सकती है। ऐसा कोई अपराध जो है लगातार करता हो या करने का प्रयत्न करता हो, दुष्प्रेरण करता हो। औसत प्रसाधन सामग्री अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये संबंधित जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, आप्रस्ता अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी विषय का अधिनियम, जामखोरी मुनाफाखोरी औषधि अपमिश्रण भ्रष्टाचार निवारण के लिए बंद करना, ऐसे दुस्साह भयंकर जिसकी प्रतिबुद्धि बिना स्वच्छंद रहना, ये समस्त जो है अपराध के लिए जो है धारा 110 अप्लाई होते हैं। और इससे संबंधित कुछ वाद हैं। इकबाल अहमद बनाम टैक्स AR 1949, गोपालचारी बनाम स्टेट ऑफ केरल 1951, दामोदर झा बनाम राज 1982 उड़ीसा, ये बात करता है 110। अब देखते हैं निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 110 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता क्या है? अपनी अधिकारिता के अंतर्गत अभ्यासिक अपराधी के सदाचार के लिए प्रतिबद्ध मांग करने हेतु अधिकृत है। यह प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी जिला मजिस्ट्रेट, डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो उत्तर है डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अभ्यासिक अपराधियों से अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रतिभूत बंधपन मांग करने का अधिकार है? तो उत्तर है सी 3 वर्ष। कितने का है? 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत गृह वेदन के अभ्यासिक अपराधियों को सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग करने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 110। निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट डकैती अथवा गृह वेदन अभ्यासिक अपराधियों को जमानत देने सहित रहित और उसके बिना भी बंधपन निष्पादित का आदेश दे सकता है? तो उत्तर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 110 के अंतर्गत क्रमबद्ध नहीं किया गया है जो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति के कारण बताओ नोटिस जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? उसे सदाचार के लिए एक बंधपन निष्पादित करने हेतु क्यों न आदेशित किया जाए? औसत प्रसाधन अधिनियम 1940, दहेज प्रसाद अधिनियम 1961, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973, अप्रस्ता अधिनियम 1975। यानी इसमें जो है क्या है कि क्यों आदेशित न किया जाए? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम आता है लिस्ट में कि नहीं आता है ये भी देख लीजिए। तो दहेज जो है लिस्ट में नहीं आता है। यानी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम आता है, विदेशी मुद्रा अधिनियम आता है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम आता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम भी आता है और उसके बाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम आता है, आप्रस्ता अधिनियम आता है, सीमा शुल्क अधिनियम आता है, विदेशी विषय का अधिनियम, जामखोरी मुनाफाखोरी औषधि अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण संबंधित जो है अधिनियम वो आते हैं। ऐसे दुस्साहिक जो है शोषण के परिसंकट में वाले आते हैं, लेकिन जो है दहेज निषेध अधिनियम नहीं आते हैं और ताकि पूरे अधिनियम इस लिस्ट में 110 में आते हैं। अब ये देखिए अभ्यासिक अपराधियों को सदाचार के लिए प्रतिबूत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। बी कहता है ऐसे बंधपत्र जमानत सहित होना चाहिए, ऐसे बंधपत्र जमानत रहित हो सकता है,
ऐसे बंद पर जो है ये 3 वर्ष अधिक के लिए नहीं हो सकता, तो ऐसे बंद पर जमानत रहित हो सकता है। ये उत्तर सी सही है। यदि एक व्यक्ति जिसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 से अथवा 117 के अंतर्गत प्रतिभूत की मांग करने की एक आदेश पारित किया गया हो और पहले कारावास की सजा काट रहा हो, तो ऐसे आवश्यक प्रतिभूत की अवधि का प्रारंभ होगा। ऐसी सजा की समाप्ति की फिर चलेगा साथ साथ किसी भी समय न्यायालय के द्वारा नियत हुए जो ऐसा सजा है वो समाप्त होने पर ही चलेगा। ठीक है। अब सूची फर्स्ट सूची सेकंड सूची सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूटों को सहित दोषित प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत तो दोषित प्रशांत 106 आते हैं, धारा 106 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धारा 106 के अंतर्गत आते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सदाचार के लिए व्यक्ति तो धारा 109 में आते हैं। अव्यासिक अपराधी तो धारा 110 में आते हैं। अन्य मामलों में प्रशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूत जो धारा 107 में आते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, जो धारा 125 से लेकर 128 तक बताए गए हैं। अब मैं धारा 125 से 128 के बारे में चर्चा करूँगा। 125 जिन व्यक्तियों को भरण पोषण करने का प्रोविज़न दिया गया वो इस प्रकार है। पहले क्या है, इसमें 5 कंडीशन आप देख लीजिए। पहला, जो पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरा, धर्मज या धर्मज आवे संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तीसरा, धर्मज या धर्मज बेस संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। फोर्थ, पिता या माता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। 5, जो आवश्यक महिला विवाहित पुत्री जिसका पति भरण पोषण करने में असमर्थ है। इन बातों को ध्यान रखना है हमें। ठीक, क्वेश्चन से बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125 के अंतर्गत कौन आदेश पारित कर सकता है? तो कौन आदेश पारित कर सकता है? तो प्रथम श्रेणी के न्याय मजिस्ट्रेट। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से मात्र एक कथन सही है। यदि एक प्राप्त साधन वाला व्यक्ति अपनी मां के भरण पोषण करने से इनकार करे अथवा उपेक्षा करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। बी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत केवल पत्नी को ही संतोष प्राप्त हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत केवल बच्चों को ही आदेश प्राप्त हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तो उत्तर है ए। तो उत्तर जो है ए। यदि एक पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति अपनी मां को भरण पोषण प्राप्त करने का इनकार अथवा उपेक्षा करता हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंदर आवेदन किया जा सकता है। ठीक, तीसरा सवाल है, माता पिता के भरण पोषण से इनकार करने वाला पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति उत्तरदायी है। ए है माता पिता के भरण पोषण करने का। बी, गिरफ्तारी का, संपत्ति के संपादन का। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है ए, माता पिता का भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है? तो कौन ही दावा कर सकता है? पत्नी जो स्वयं को भरण पोषण करने में असमर्थ है, ये दावा कर सकती हैं। माता अथवा पिता जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ, ये भी दावा कर सकती हैं। वैश्य विवाहित पुत्री स्वयं को भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ये दावा नहीं कर सकती। अवैध अवैध पुत्री स्वयं भरण पोषण करने में जो है असमर्थ है, तो ये नहीं कर सकती हैं। उत्तर इसका जो है गा है। ठीक, ये नहीं कर सकती हैं। अब देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत एक पुत्री से अपने पिता का भरण पोषण हेतु कहा जा सकता है। बी कहता है एक पिता से अपने अवैध बच्चे के भरण पोषण हेतु कहा जा सकता है। सी का एक पुत्र से अपने पिता के भरण पोषण हेतु कहा जा सकता है। उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? पहला है का पत्नी जिसके पास आय के निजी स्रोत उपलब्ध हो। बी, अवैध संतान हो। सी, सौतेले पुत्र अथवा पुत्री हो। डी, भाई बहन हो। उत्तर बी है, अवैध संतान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) डी के अंतर्गत
अपने ऐसे माता पिता भरण पोषण हेतु उत्तरदायी है जो स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हैं। तो उत्तर है ए केवल पुत्री, बी केवल पुत्रियाँ, सी पुत्री और पुत्री दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है सी पुत्री और पुत्रियाँ दोनों। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है? ए है अवैध संतान, बी तलाकशुदा पत्नी, सी पिता, डी सहोदर भाई। तो उत्तर है डी सहोदर भाई नहीं है प्राप्त करने के अधिकारी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत वास्तव में कौन भरण पोषण प्राप्त कर सकता है? तो ए है पत्नी जिसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया हो, बी पत्नी जो परस्पर सहमति के आधार पर पृथक रह रही हो, सी पत्नी जो सरकारी विभाग में नियुक्त हो, डी तलाकशुदा पत्नी जो स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ हो। ठीक, ये भरण पोषण जो है प्राप्त कर सकती हैं, 125(4) के अकॉर्डिंग ये प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अब देखते एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से तब तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगी जब तक वो पुनर्विवाह नहीं करती है, उसका पुत्र वयस्क नहीं हो जाता है, उसे नौकरी नहीं मिल जाती है, उसे मृत्यु तक हो। तो उसका उत्तर है ए, तो जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता है? तो अवैध है अवैध पुत्री अपने पिता से, बेसहारा पत्नी अपने पति से, वयस्क पुत्र अपने पिता से, विकलांग माता पिता पुत्र से। तो उत्तर है सी वयस्क पुत्र अपने पिता से। शारीरिक असमानता से पीड़ित स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ निम्नलिखित में लोगों में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है? तो उत्तर है ए अवैध अवैध विवाहित पुत्री, बी अवैध वयस्क विवाहित पुत्री, सी अवैध वयस्क विवाहित पुत्री, डी अवैध वयस्क विवाहित पुत्री। उत्तर है बी अवैध जो है वयस्क विवाहित पुत्री। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसके लिए एक मासिक भत्ता देने का आदेश पारित कर सकता है? ए है विवाहित पुत्री जो वयस्क हो चुकी हो, बी है भाई, सी है बहन, डी पिता। तो उत्तर है डी पिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को क्या है सख्त है कि वो अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के भुगतान का आदेश दे। सख्त नहीं है कि वो अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाही के वे भुगतान का आदेश दे। सख्त है कि वो अंतिम भरण पोषण के भुगतान का आदेश दे किंतु उसे कार्यवाही वे भुगतान का आदेश देने से सख्त नहीं है। उत्तर जो है क्या नाम है डी अंतरिम भरण पोषण का आदेश देने के सख्त नहीं है और कार्रवाई करने का भुगतान का आदेश नहीं। तो उत्तर जो है इसका जो है ए है सख्ती है कि वो अंतरिम भरण पोषण का तथा भुगतान व्यय का आदेश दे। क्वेश्चन है कि धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मासिक धनराशि तो कोई सीमा नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान किए जाने वाले 5,500 रुपये का अधिकतम सीमा कब हटाया गया? 2001 में। दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत पति से भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है। तो कौन नहीं है? उसने पति से तलाक हासिल कर लिया हो और पुनर्विवाह न किया हो। ए वो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। सी उसने अपने पति के साथ इस आधार पर रहने से इनकार कर दिया कि उससे महिला से उसे एक रखी हो। तो उत्तर डी वो जातक दशा में रह रही हो। उत्तर डी वो जातक दशा में रह रही हो। तो इसमें जो भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है? जातक दशा में रह रही पत्नी। दूसरा कहता है पारस्परिक सहमति से पृथक रहने वाली। उपरोक्त में से भी दोनों नहीं दावा कर सकती हैं। भरण पोषण अथवा अंतिम भरण पोषण संबंधी किस आदेश को निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित परिस्थिति में रद्द किया जा सकता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125(5) दंड प्रक्रिया संहिता 127 के 2, दंड प्रक्रिया संहिता 127 के 3, दंड उपरोक्त में इसको कहेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता 127 के 5 में लिखित है। यदि एक पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया हो अथवा रखी हो तो
ये पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का नियोजित आधार है। ये पत्नी उसके साथ रहने हेतु नियोजित आधार नहीं है। ये पत्नी के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेने का नियोजित आधार है। ये पति के तलाक की मांग करने का नियोजित उत्तर है ए। पत्नी जो है रहने के लिए, पत्नी अलग रहने के लिए उसका जो है नियोजित आधार है। ठीक है। मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों समीक्षा अधिनियम 1986 अधिनियम के बाद मुस्लिम महिलाओं को बड़ा पोषण प्रदान करने और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के 225 किस्में बरकरार है। तो ए जो है बरकरार है, बी समाप्त हो चुकी है, सी सीमित हो गई है, डी तो कोई नहीं, तो उत्तर ए है। ये क्या हो गया, बरकरार हो गई है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम का अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प पक्षकारों को दिया गया है। तो संयुक्त रूप से, बी अलग अलग, या तो संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग, डी में से कोई नहीं, तो उत्तर है सी। उत्तर है सी, या तो संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत उपचार है एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे पर से स्वतंत्र है, एक दूसरे से अनुपूरक है, एक दूसरे से पूरक उत्तर है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये उत्तर है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो जारक्रम की दिशा में रहने वाली ये भी नहीं, भरण पोषण का वयस्क विवाहित पुत्री जो उसमें भरण पोषण करने में समर्थ ये भी नहीं दावा कर सकती हैं। परस्पर सहमति से अलग रह रही पत्नी ये भी नहीं कर सकती। ऊपर में सभी गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125(4) के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण भत्ता पाने का अधिकारी नहीं होगा। वो जारक्रम के दशा में रह रही हो, उसे प्रियाकरण के साथ रहने से इनकार कर दिया हो, परस्पर सहमति से अलग उसमें कोई भी धर्म कर लिया हो, उसने कोई धर्म अपना लिया हो, तब भी नहीं हो जाएगी। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण मासिक भत्तों का अथवा अंतरिम मासिक भत्तों का परिवर्तित किया जा सकता है? तो धारा 127 के तहत, धारा 127 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 127 के प्रावधान अंतरिम भत्ते की अनुमति प्रदान कार्रवाई व्यय भुगतान करने का, व्यय भुगतान करने का, और उसके बाद में क्या कहता है, मासिक अथवा अंतरिम भत्तों को मासिक अथवा अंतरिम मासिक भत्तों में परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक। दंड भरण पोषण के आदेश के परिवर्तन को दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में शामिल किया गया है? तो उत्तर है 128 में शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का प्रयोजनार्थ आवश्यक है वो क्या है? सी 18 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 125 के अंतर्गत एक आदेश को असफल के पक्ष में द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हुए चुनौती दी जा सकती है। तो कहाँ दी जा सकती है? तो उत्तर है डी, सत्र न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश के समक्ष। ठीक दोस्तों, मैं आज यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।